नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपका जिला आपकी खबर में। हरियाणा कांग्रेस में परिवर्तन से ये साफ हो गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वमान्य नेता है। जन भावनाओं को समझते हुए कांग्रेस ने उदयवान को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। ये बातें बहादुरगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कही। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा वासियों के भविष्य की लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उदयवान को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपकर ये संदेश दिया गया है कि कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस का उदय होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने जन भावनाओं को समझते हुए चौधरी उदयवान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है और एक संदेश दिया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एक सर्वमान्य नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। हरियाणा वासियों के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा जजपा सरकार से जो जनता त्रस्त है, हर वर्ग की जनता, उनसे लड़ाई लड़ेंगे ताकि हरियाणा को दोबारा से विकास के रास्ते पर लाया जा सके। एक बहुत बड़ा संदेश इसमें कांग्रेस आलाकमान ने जो दिया है, मैं कांग्रेस आलाकमान को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा कांग्रेस में बदलाव पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने निशाना साधा है। कृषि मंत्री ने कांग्रेस में बदलाव पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में इलाके और जातियों के सभी समीकरणों को साधने की कोशिश की है, लेकिन इसमें एक पक्ष का पलड़ा भारी कर दिया गया है, जिसे देखकर लगता है कि कांग्रेस में लंबे समय तक शांति नहीं रहने वाली है। जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस ने सभी राज्यों में परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान का रुतबा घट गया है और यही वजह है कि सभी प्रदेशों में कुर्सी को लेकर कांग्रेस में लड़ाई चल रही है। वही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर निशाना साधते हुए प्रदेश के किसानों को उन्होंने भ्रमित करने का आरोप लगाया। इसमें एक पक्ष का काफी पलड़ा भारी हो गया है कांग्रेस में। और कुछ दिन जो है शांति रहनी चाहिए, इक्का दुक्का आदमी को छोड़ करके। लेकिन कांग्रेस में लंबे समय शांति नहीं रह सकती, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति है वो एक परिवार को खुश करने के लिए प्रदेशों में अलग अलग परिवार पैदा किए हुए हैं, और वो जो दिल्ली का बड़ा परिवार है उसकी जो क्षमता घट गई है, उसका जो ऑरा है वो कम हो गया है। तो ये प्रादेशिक परिवार हैं, ये लड़ रहे हैं और ये लड़ाई सारे प्रदेशों में है और ये जारी रहेगी। लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि इनकी खिंचातानी सोचता है कि हरियाणा में कम हो जाए। आपने कहा कि हिसाब से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना है कि उनकी राजनीतिक पार्टी है, उन्होंने चुनावी वायदे भी किए थे। पंजाब में बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़े थे और वो अपना कार्य क्षेत्र जहां उन्होंने चुनाव लड़े वहां के किसानों को समस्या भी बहुत ज़्यादा है, तो उनकी सेवा में कुछ दिन लग जाएं और हरियाणा के किसानों को गुमराह करने की कोशिश ना करें तो उनके लिए भी बेहतर होगा, हरियाणा के किसानों के लिए भी बेहतर रहेगा। तूड़ी को लेकर क्या इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। हम खुश हैं कृषि मंत्री के तौर पर कि किसान को तूड़ा जो है डबल रेट पर बिक रहा है और किसान की हर चीज़ जो है, चाहे वो कपास है, चाहे वो सरसों है, चाहे वो तूड़ा है, चाहे वो जौ है, चाहे वो धान है, हर चीज़ बहुत महंगा बिक रहा है। और हमने ये कोशिश की है कि दक्षिण हरियाणा के किसानों ने, जिन्होंने गेहूं की बजाय इस वक्त जो है सरसों की ज़्यादा फसल की थी, कि उनके पशु चारे में समस्या ना आए, इसलिए प्रदेश से बाहर कुछ दिनों के लिए तूड़ा ना जाए
और उन दक्षिण हरियाणा के 5-7 जिलों में हमारा जो तूड़ा उपलब्ध है वो वहाँ पहुँच जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार ने कोशिश की है। और वो किसान के चलते ही बदलाव किया गया। बदलाव के बाद भी फिर कुलदीप बिश्नोई हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो नाराज नजर आ रहे हैं। बढ़ते अब आगे। रतिया में एक नगर पालिका कर्मचारी की तरफ से दुकानदार को नोटिस देने पर हुए विवाद को लेकर दोनों में सहमति बन चुकी है। वहीं पुलिस पर बिना जांच पड़ताल किए दुकानदार पर मामला दर्ज करने का आरोप है, जिसे लेकर कर्मचारी और दुकानदार दोनों में पुलिस के प्रति भारी रोष है। वैसे मामले को लेकर महापंचायत का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान महापंचायत ने फैसला लिया कि 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन रतिया सिटी थाने का घेराव किया जाएगा। यहाँ पर सर हम इकट्ठे हुए हैं। हमारी 2 दिन पहले पंचायत हुई थी शहीद उधम सिंह धर्मशाला में। विवाद था सफाई कर्मचारी और करमजीत सिंह कर्मा राज कलेक्शन का। आपसी कोई मतभेद विवाद कोई हुआ था और सभी यूनियनों ने बैठ के, बीच में मेन बाजार भी आ गया, किसान यूनियन भी आ गई और बड़े बड़े अहदेदार नेता भी थे। बैठ के 250-300 बंदों की पंचायत थी और पंचायत में बैठ के राजीनामा हो गया था इनका। और राजीनामा होने के बाद 8-10 बंदे भूप सिंह की तरफ से, 8-10 बंदे करमजीत की तरफ से थाने में चले गए। वहाँ से इन्होंने अपना बयान देके अपने अपने दर्ज करवा दिए कि हम इन पे दोनों पे आपस में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। और उसके बाद जब हम घर आ गए, हमको पता चला भी पर्चा दर्ज हो चुका है। कल डीएसपी साहब ने बुलाया हमारे को। डीएसपी साहब के सामने भी भूप सिंह और करमजीत सामने समक्ष थे दोनों। भूप सिंह ने यह कह दिया डीएसपी साहब को भी मैं कार्रवाई नहीं चाहता, हमारी आपस में कहासुनी होगी थी और मैं इन पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। और डीएसपी साहब ने कहा भी कानून अपना काम करेगा। कुरुक्षेत्र में बिजली की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में खेतों में बिजली न आने के कारण कलसाना पावर हाउस का किसानों ने घेराव किया। भारतीय किसान यूनियन के नेता भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारियों ने खेतों की बिजली पूर्ति पूरी करने के लिए 2 दिनों का समय मांगा है और ऐसा ना करने पर ऐसी कुरुक्षेत्र कार्यालय का घेराव करने की उन्हें चेतावनी भी दी गई है। यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने बताया कि पिछले 15 दिन से पूरे हरियाणा में यूनियन बिजली की स्थिति को ठीक करने के लिए बिजली निगम के अधिकारियों के संपर्क में है, लेकिन किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। कलसाना पावर हाउस पर किसानों का घेराव देखकर वहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। पिछले 15 दिन से लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हुए हरियाणा की खेतों की लाइट को लेकर हरियाणा भर के प्रदेश स्तर से हम लाइट को ठीक करवाने में, अधिकारियों तक आवाज पहुंचाने में हम लगे हुए हैं। परंतु आज कल रात जो है हमें 8 घंटे का मैसेज लगातार दिया जा रहा है, पर खेत में लाइट जो है कल रात केवल 45 मिनट दी गई सारे कुरुक्षेत्र जिले में। आज कलसाना पावर हाउस पे किसान साथियों ने ताला लगा दिया, घेराव कर लिया और शांति प्रिया जो है बाहर अपनी उस पे बैठ गए और धरना शुरू कर दिया। पर यहाँ पे एसएचओ साहब ने आके इनको धमकाने की कोशिश करी और उन्हें एक डिक्टेटर की तरह इन्हें धमकाकर यहाँ से उठाने की कोशिश करी। किसान साथी बैठे हैं, जब तक लाइट का समाधान नहीं होगा किसान साथी अपना धरना सुचारू रूप से चालू रखें। गोहाना में बिजली पानी की किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा बाहर आने लगा है। जहां बिजली पानी की कमी के चलते आए दिन जाम लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर के लोगों का भी बुरा हाल हो चुका है। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बिजली का ये हाल है कि पूरे दिन में मुश्किल से 6 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे न केवल बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि लोगों को पीने का पानी भी ठीक तरह से नहीं मिल पा रहा है। वही लोगों के कामकाज भी ठप होते जा रहे हैं, जिसके कारण दुकानदार खाली बैठने के लिए मजबूर हो चुके हैं। ज्यादा दिक्कत आ रही है जी। लगातार 2-3 दिन हो लिए लाइट की वजह से पानी नहीं है और बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। दिन में भी कई कट लगते हैं। अब तो 2-3 दिन से रोजाना
सुबह लाइट 7:30 बजे जाती है और शाम में 6-7 बजे लाइट आवा है। सारा दिन कट रहता है लाइट का। बिजली का तो ये लगा लो आप 15 दिन से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है और बिजली से तो परेशान है ही हम, और साथ में पानी की 3 दिन हो गए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और 3 दिन से पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या है और गर्मी ज़्यादा होने के कारण ग्राहक की भी कमी है और बिजली विभाग कोई देख नहीं रहा कि शहर में लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, कुछ नहीं है। एकदम गर्मी आ जाने से और समय से पहले आ जाने की वजह से जो लोड की डिमांड बढ़ी है, जो सप्लाई की डिमांड बढ़ी है, उसको हम अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सभी एजेंसीज और हमारे उच्च अधिकारी इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत हैं। जब तक ये क्राइसिस खत्म होता है तब तक मैं अपने उपभोक्ताओं से, पूरे समाज से ये अपील करूंगा कि अपने उपकरणों को लिमिटेड यूज करें, जब जरूरत हो उतना ही यूज करें और कम से कम इस्तेमाल करें। रतिया की अनाज मंडी में लोकल गोदामों में गेहूं लगवाने की मांग को लेकर मजदूरों का धरना लगातार जारी है। मजदूरों ने आज मंडी से गेहूं उठाने आए ट्रकों को मंडी से बाहर निकाला, जिसके बाद व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और मार्केट कमेटी के आगे आकर धरने पर बैठ गए। प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र देकर मांग उठाई गई है कि मंडी से उनका गेहूं जल्द से जल्द गोदामों में लगाया जाए। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने व्यापारियों को भरोसा दिया कि जल्द ही उनकी समस्या का हल किया जाएगा। हड़ताल पर ऐसे हमारी परचेज हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं, तो एजेंसी बिल्कुल भी माल उठाने में इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रक नहीं भेज रहे। आज ट्रक एक भेजा तो कुछ तत्व ऐसे हो गए जिन्होंने हमारे इस लोडिंग को रोकने का प्रयास किया। एजेंसी वहां मूक दर्शक बनके खड़ी देखती रही, उन्होंने कुछ भी अपना पुलिस प्रशासन या किसी की भी हेल्प लेकर हमारे माल को लोड करवाने की कोशिश नहीं। जी, एजेंसी की जो लेबर है, एफर्ट की और डीएफएससी की लेबर है, एजेंसी के खिलाफ उनकी कुछ मांगे हैं, वो हड़ताल करके मंडी के गेट रोक के बैठी है। एजेंसी परचेज कर चुकी है, लिफ्टिंग के लिए हमारे पास लेबर तैयार है, ठेकेदार के पास गाड़ी तैयार है, पर जो एजेंसी की लेबर है जी वो यहाँ पे आके काम रोक रही है, जबकि उनका यहाँ पे आने का कोई औचित्य नहीं बनता। इस कारण से पिछले 10 दिनों से एक भी गट्टा लिफ्ट नहीं हुआ जी मंडी में से। हमारी ये मांग है कि या तो एजेंसी अपनी लेबर इसको लिफ्ट कराए या हमारी परचेज कैंसिल करे, ताकि हम जिम्मेदारों को अपना माल वापस दे दें। जो लेबर बहादुरगढ़ में नकली नोट सप्लाई करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों से करीब 48,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए हैं। तीनों आरोपी हरियाणा, दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से 100 और 500 रुपए के नकली नोट भी मिले हैं। डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि दिल्ली के पंजाब खोड़ गांव निवासी मंजीत को बहादुरगढ़ की सीआईए पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। मंजीत की तलाशी ली गई तो उसके पास से 9500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। बाद में पुलिस की पूछताछ में मंजीत ने बताया कि उसने ये नोट सोनीपत के पीपली गांव निवासी फारूक से लिए थे। पुलिस ने फारूक को भी पकड़ लिया। फारूक से पुलिस को 38,200 रुपए के नकली नोट मिले हैं। हालांकि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब पुलिस नकली नोटों के मुख्य सप्लायर तक पहुंचकर इस मामले का जल्द खुलासा करने की बात कह रही है। इसरार को हमने बागपत से अरेस्ट किया है, तो वो भी उसका सोर्स नहीं था, वो आगे फर्दर लेके आता था। उसकी नाम और डिटेल है हमारे पास, तो जल्दी हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। तो जो मेन जो एक्यूज्ड है उसके अरेस्ट होने के बाद ही हम इस मामले में कुछ बता पाएंगे कि इनकी प्रिंटिंग और जो है मेन सर्कुलेशन कहाँ से होता है, कहाँ खपा चुके हैं सर ये नोट। जो मंजीत ने जो पूछताछ में बताया वो कुछ जगहों पे शायद जो है 100 के नकली नोट उसने कुछ चलाए हैं, और कहाँ चलाए हैं इस बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं पता। कैसे नोट है सर ये, कितनी राशि के? 100 के नोट हैं करीब 97 और 76 नोट 500 के जो नकली है। कब से करे सर? अभी इन्होंने जो डिस्क्लोजर में बताया था, अभी जो मंजीत ने बताया था, बोला पहली बार मैं लेके आया था, लेकिन बाकी फर्दर उसकी इंटरोगेशन और पूछताछ के बाद ही बता पाएंगे। कैसे सर? हरियाणा में बढ़ती अपराध की घटनाओं में रोक लगाने को लेकर गोहाना पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने शहर में कई जगहों पर नाके लगाकर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे।
इस दौरान पुलिस ने शहर में मेन चौक के पास से एक बाइक का 11,500 का चालान कर बाइक को भी इंपाउंड कर दिया। बाइक की नंबर प्लेट पर नंबर की जगह पर एक तेरा प्रेमी मैं एक भोलेनाथ लिखा था और बाइक चालक के पास बाइक के कागज भी नहीं थे। इसके अलावा और भी कई बाइक चालकों के चालान काटे गए हैं। तो ध्यान में रखते हुए जगह जगह नाके लगा के और व्हीकलों की चेकिंग कर रहे हैं। व्हीकलों की आरसी नंबर और उसके इंजन नंबर सीसी नंबर का टैली कर रहे हैं और जिसका जैसा अपराध होता है वैसे हम चालान भी कर रहे हैं व्हीकल में। आज भी एक बाइक को इंपाउंड किया है। नंबर प्लेट की जगह उसमें कोई और ही प्लेट लगा कुछ और लिखा हुआ है, उसको हमने व्हीकल में इंपाउंड किया। यमुनानगर में सीएससी सेंटर पर काम कर रहे पिता और बेटे पर अज्ञात हमलावरों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया। सीएससी सेंटर चला रहे व्यक्ति की पत्नी ने कहा कि उनकी दुकान पर एक महिला और एक युवक आया और उन्होंने अपने कुछ कागजात बनवाने के लिए कहा, जिस पर उसके पति ने ये कहा कि वह कुछ देर के लिए बैठ जाए, पहले जो ग्राहक का काम कर रहे हैं वे निपटा दे। आधे घंटे के बाद दुकान पर 3 से 4 युवकों के साथ दोनों हाथों में डंडे और तलवार लेकर वो पहुंचे और आते ही दुकानदार पर हमला कर दिया और सीएससी सेंटर पर रखे कंप्यूटर और लैपटॉप भी तोड़ डाले। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। तो मेरे हस्बैंड को कहा कि आप 2 मिनट आओ यहाँ, कह रहे कि मैं नौकर ढूंढा 2 मिनट में, कहा कि चलो करवा लो, फिर आपके पास टाइम नहीं। तो उन्होंने एकदम ही सब यहाँ पे सारा कुछ तो कर दी। मेरी छोटी गुड़िया भी थी यहाँ, तो किसी लड़के वाली है इसलिए थोड़ी सेफ हो गई। अगर बच्चे को कुछ लग जाता सर तो कौन जिम्मेवार था? ऐसा तो कोई सरेआम भी मार के चला जाएगा। फिर मेरे हाथ पे तलवारें गई हैं और उस लेडीज ने मेरे पापा का गला दबाने की कोशिश किया, काफी उसको भी चोट आई हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। और ये सामान आपके सामने देखो कैसे सारा सामान टूटा पड़ा है, कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह, लेमिनेशन की मशीनें वगैरह। हमारे पास सर इवेंट आया था। इवेंट पे पता लगा कि उधर मारपीट आई हुई है गली में, नागपाल गली में, गली नंबर 6 वीरानगर कैंप में। तो हमने इधर कलर से बात की, वो बोले कि ऐसे ऐसे करके मेरी शॉप है आधार कार्ड की। तो एक कस्टमर आया था, उसने बोला कि मेरा ये काम कर दो, मेरे पर दूसरे कस्टमर का काम कर रहा था। तो मैंने उसको बोला भाई साहब 2 मिनट बैठो आप। तो लेकिन पता नहीं क्या मुकाबला हुआ और मेरे साथ मारपिटाई करने लगा। मेरे हाथ में किसी उससे हाथ में तलवार बता रहा है कि वार किया है। पलवल शहर के राजीव नगर में घरेलू कलह के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर डाली। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मकान मालिक ने मामले की शिकायत पुलिस से की। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। इस दौरान पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। रात का मामला है, लगभग 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी तो वे राजीव नगर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। तो हम मौके पर गए, मौके पर जाकर मकान मालिक की शिकायत पर हमने हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया है। कितनी उम्र है मृतका की? मृतका की उम्र तकरीबन 35 साल। हाँ, किस रंजिश के चलते हत्या हुई है? ये अभी तो जैसे मकान मालिक बता रहे हैं, इनका पारिवारिक झगड़ा होता रहता था अक्सर। और ये जो इसका पति है ये कहता था कि भाई गांव में जाकर रहेंगे, ये कहती थी नहीं यहीं रहेंगे। किसी बात को लेकर रात को भी इनका झगड़ा हुआ था और 2 बजे तो अंबाला शहर की नई सब्जी मंडी में पुरानी रंजिश को लेकर एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला बोल दिया। गौरव आड़ती की माने तो उनका मुकेश आड़ती के साथ पहले भी झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को एक शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। गौरव की मां का कहना है कि इस हमले में ज्यादा चोट लगने की वजह से रिंकू को अंबाला सिटी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल रिंकू का कहना है कि वह सहारनपुर का रहने वाला है और गौरव के साथ पार्टनरशिप में यह आड़ती का धंधा करता है। और जब मैं अपनी दुकान पर बैठा था, इतने में कुछ लोग आए और उन्होंने मुझ पर लाठी डंडों सहित हथियारों से हमला कर दिया। वह सूचना मिलते ही पुलिस चौकी नंबर 1 के इंचार्ज मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया
और पुलिस ने गौरव की शिकायत पर मुकेश और उसके बेटों सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। उनका कहना है कि वे किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। बाहर से आए हुए हैं काम करने के लिए। एक क्या है पुलिस? ये पुलिस है? 3 दिन से एक्शन कोई नहीं लिया पुलिस। अगर एक्शन लेती पुलिस, आज ये हालत ना होती मेरे बेटे की। मेरे बेटे को उन्होंने परसों जान से मारने की कोशिश की है। मेडिकल रिपोर्ट दे रखी है। मेडिकल रिपोर्ट है उसकी भी यह रिपोर्ट है मेडिकल की। ये क्या है पुलिस है? तलवार से ऐसी पुलिस को उन्होंने पैसे खाए पुलिस वालों ने। ऐसे नहीं हो सकता बिना पैसों के उन्होंने कोई एक्शन लिया। मेरे बेटे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर मेरा बेटा अकेला बिना बाप के बेटा है, वो छोटे बच्चे हैं, उसको अगर उसको कुछ हो जाता हो तो हम क्या करते? गौरव का कुछ लेन देन के मामले में परसों उस बंदे से सर झगड़ा हुआ। गौरव को उन्होंने मारने की कोशिश करी। उसके खिलाफ हमने FRI दर्ज कराई सर, 1 नंबर चौकी में, अम्बाला सिटी में सर। परसों मेरे को जान से मारने की कोशिश की थी उन्होंने पहले। उन्होंने फिर दोबारा मेरे फ्रेंड है उसके ऊपर कोशिश की उसको जान से मारने की। मार्च 2021 में अंबाला शहर के कालका चौक पर हुए डबल मर्डर मामले में 1 साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद आखिरकार अंबाला पुलिस ने मोस्ट वांटेड बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच एक कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश करमचंद उर्फ रिंकू उर्फ डाबा को अंबाला की CIA 1 टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। बेबलपुर में 2 दिन पहले ढाबे पर हुई मारपीट और लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसके बाकी साथियों की तलाश भी शुरू कर दी है। ये परसों रात को सिवा ढाबा KGP के पास है, वहां पे इन लोगों ने आके मारपीट की है, होटल वाले के पैसे छीने हैं और उसको काफी चोटें पहुंचाई। परसों रात किस टाइम का मामला है? ये करीब रात 11:30 बजे का मामला है। कौन कौन सी धाराओं के तहत बेवलपुर निवासी अनिल को गिरफ्तार किया गया है? जो परिवादी ने दरखास्त दी थी उसके अनुसार मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। और लूटपाट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और बाकी साथियों की तलाश शुरू कर दी है। तो बेबलपुर की खबर, जहां पर मारपीट लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। HLP सुप्रीमो और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के सुपुत्र लखराम गोयल कांडा का रिसेप्शन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सिरसा के MD के सेंट जोसेफ स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बाहुबली फिल्म की तर्ज पर भव्य पंडाल भी बनाया गया है, जहां पर प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं इस भव्य रिसेप्शन कार्यक्रम में एक और जहां पंजाबी गायक नवराज हंस के गानों पर लोग झूम उठे, तो हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी ने भी जमकर समा बांधा। आपको बता दें कि HLP सुप्रीमो गोपाल कांडा के सुपुत्र लखराम गोयल कांडा की शादी 21 अप्रैल को हुई थी और इस रिसेप्शन कार्यक्रम के पहले दिन यानी कि आज सिरसा जिले के सभी गांव के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। साथ ही दूसरे दिन शहर के सभी गणमान्य लोग भी रिसेप्शन कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। सर आज ग्रैंड
रिसेप्शन का पहला दिन क्या क्या किनको इनवाइट किया गया था और किस तरह से पूरा कार्यक्रम हुआ? देखिए, आज मैं मेरे सिरसा वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने एक मेरे बेटे लखराम की शादी और आज बहू छवि को, जिन्होंने इतनी आज भयंकर जो आग गर्मी में आगे हजारों लोगों ने जो आज आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और हमारे पूरे खानदान की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत आभार हूं कि आज इतनी गर्मी में आगे इन्होंने इतनी हजारों की तादाद में आप देख रहे हो जिन्होंने लोगों ने और आकर आशीर्वाद दिया है बहू छवि को और बेटा लखराम को।